बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल माई हिंदी टीचर में। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 5 की हिंदी बुक रिमझिम से पार्ट 1 राख की रस्सी। राख की रस्सी पार्ट को पढ़ेंगे बच्चों, लेकिन पढ़ने से पहले हम लोग इस पार्ट की समरी देख लेते हैं, सारांश को। यह अध्याय लोनपो गार नाम के एक युवक की कहानी बताता है जो तिब्बत के 32वें राजा त्सोंग वसेन गम्पो का मंत्री है। लनपोगर अपनी चतुराई और बुद्धि के लिए प्रसिद्ध थे, जबकि उनका पुत्र सरल और शांत स्वभाव का था। एक दिन लंपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें दी और जौ की 100 बोरी खरीदने के लिए उसे बाजार भेजा। उसने एक शर्त रखी कि वह भेड़ों को मार या बेच नहीं सकता। मंत्री का बेटा शहर पहुंचा तो शहर पहुंचकर उसने क्या किया कि वह असमंजस में था कि बिना पैसे के 100 बोरी जौ कैसे खरीदा जाए। अचानक उसकी मुलाकात एक बुद्धिमान युवती से होती है जो 100 बोरी जौ खरीदने के लिए पैसे पाने के लिए भेड़ की ऊन और सींग बेचने में उसकी मदद करती है। लोनपोगार अभी भी संतुष्ट नहीं था, इसलिए वह युवती को राख से 9 हाथ लंबी रस्सी बनाने की चुनौती देता। देखिए बच्चों, यहाँ पर इस पाठ के नाम राख की रस्सी के बारे में है। तो यहाँ पर क्या होता है, लोनपोगार अभी भी संतुष्ट नहीं था, इसलिए वह युवती को राख से 9 हाथ लंबी रस्सी बनाने की चुनौती देता है। युवती ऐसा करने में सक्षम थी और वह कर सकती थी ऐसा, इसलिए लड़की की चतुराई के सामने इसकी चतुराई धरी रह गई। वह बिना समय गवाए लड़की से अपने बेटे की शादी कराने के लिए कहता है। आइए बच्चों, इस पार्ट में हम इसी को पढ़ेंगे कि साधन संपन्न होने और समस्याओं को हल करने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करने के महत्व को यह पाठ सिखाता है। चलिए इसको पढ़ते हैं बच्चों। पेंसिल निकाल लीजिए। राख की रस्सी। देखिए चित्र देख लीजिए, भेड़ें दिख रही हैं, भेड़ों के बाल भी दिख रहे हैं। चलिए पढ़ती हूँ। लोनपोगार तिब्बत के 32वें राजा सोनगवसैन गाम्पो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता न था। चैन से जिंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था, उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण यह था कि वह बहुत भोला था और होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। लोनपोगार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं, इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया यानी भेज दिया। लोनपोगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया। अब बच्चों, मैं आपको 2 चीजें यहाँ बताने वाली हूँ। ये देखिए, थे के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। प्रश्नवाचक चिन्ह कैसा होता है, ये देखिए, जहाँ वाक्य से प्रश्न पूछा जाता है। मतलब यहाँ पर आपको पूछा गया, लोनपोगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। कहाँ, कौन, क्या, कैसे, जहाँ भी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है, ये देखिए, इसको कहते हैं हिंदी में प्रश्नवाचक चिन्ह। और एक और आपको बताती हूँ, यहाँ पर देखिए पूर्ण विराम। ये देखिए यहाँ पर पूर्ण विराम। वाक्य जब पूरा होता है तो वहां पर एक सीधी लाइन खींची जाती है। इसको हिंदी में पूर्ण विराम होता है और इंग्लिश में फुल स्टॉप होता है। तो फुल स्टॉप कहिए या पूर्ण विराम, दोनों का मतलब एक ही होता है। इंग्लिश में वो और हिंदी में ये। और ये देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए बीच में सोचने विचारने के बीच में एक छोटा सा इस तरह का निशान लगा है, जिसको कहते हैं योजक चिन्ह। योजक चिन्ह कहते हैं। तो चलिए, ये 3 चीजें तो आपकी व्याकरण की हो गई। ऐसे छोटी मोटी चीजें देखते रहेंगे,
पेंसिल निकाल के रखिए बच्चों, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोनपोगार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने देखिए भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीदकर उसे घर वापस भेज दिया। लोनपुगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। एक बार फिर निराश लोनपुगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। न जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद करने के लिए जरूर आएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई। उससे उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। लड़की सोच कर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए। उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जौ खरीदे। बोरे लोनपोगार के बेटे को सौंप कर लड़की ने उसे घर भेज दिया। भेड़े और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा खुश था। उसने विजयी भाव से हमारी सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लोनपोगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। देखिए बच्चों, ये पाठ पर आधारित है। लड़की से कहो कि हमें कितने हाथ की, 9 हाथ की राख की रस्सी बनाकर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। लड़की ने एक शर्त रखी। क्या शर्त रखी? मैं रस्सी बना तो दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। लोनपोगार ने सोचा, ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। अब क्या होता है बच्चों, अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सिल पर रखा और जला दिया। रस्सी जल गई, मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। उसे वह सिल समेत लोनपोगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। लोनपोगार रस्सी देखकर चकित रह गए। वे जानते थे कि राख की रस्सी गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। बिना वक्त गंवाए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। देखिए चैप्टर खत्म हो गया। अगले पर चलते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, भोला भाला देखिए यहाँ पर लिखा है। पहला प्रश्न है, तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे, तो क्यों चिंतित रहते थे? क नंबर प्रश्न है, तुम्हारे विचार से वे किन किन बातों के बारे में सोचकर परेशान होते थे? तो जो परेशानी थी उनकी, कहीं न कहीं उनके बेटे को कोई मूर्ख न बना दे, कहीं उसका अत्यधिक भोलापन उसके जीवन रूपी नाव को डुबो न दे। वह अपना जीवन निर्वाह कैसे करेगा? कहीं कोई लड़की उससे शादी करने को तैयार हो न हो, यही सब सोच करके तिब्बत के मंत्री अपने बेटे को लेकर के परेशान रहते थे। ख नंबर है, तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो क्या उपाय करती? तो मैं रोज उसके पास बैठकर दुनियादारी समझाती, उसे पढ़ाती लिखाती, उसे सवाल जवाब करती और उसकी परीक्षा लेती, उसको बातें बताती, या परीक्षा ना भी लेती तो उसको समझदारी का तौर तरीका सिखाती। शहर की तरफ है बच्चों, शहर की तरफ क्या है, मंत्री अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। क नंबर है, मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा था? सॉरी, उत्तर है कि
मंत्री ने अपने बेटे को शहर इसलिए भेजा था ताकि वह दुनियादारी समझ सके और व्यवहारिक बन सके। ख नंबर है, उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही क्यों भेजा? शहर के लोग ज्यादा होशियार सूझबूझ वाले होते हैं। ऐसे लोगों के बीच रहकर भोला भाला व्यक्ति भी होशियार और सूझबूझ वाला बन जाता है। इसीलिए तो उन्होंने उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर भेजा। ग नंबर है प्रश्न बच्चों, तुम्हारे घर के बड़े लोग पहले कहाँ रहते थे? घर में पता करो, आसपास पड़ोस में भी पूछो। आसपास पड़ोस में भी किसी ऐसी व्यक्ति के बारे में पता करो जो किसी दूसरी जगह जाकर बस गया हो। उनसे बातचीत करो, जानने की कोशिश करो क्या वे अपने निर्णय से खुश हैं। क्यों? एक पुरुष, एक महिला, एक बच्चे से बात करो, यह भी पूछो कि उन्होंने वह जगह क्यों छोड़ दी। ये बच्चों आप लोग अपने से कर लीजिएगा। मान लीजिए कोई गांव से शहर में आया तो किस लिए आया? रोजी रोजगार की तलाश में आते हैं लोग, जो बच्चों को पढ़ाने के लिए। गांव में शिक्षा के साधन नहीं है, स्कूल कॉलेज अच्छे नहीं है, बिजली की व्यवस्था अच्छी नहीं है, हॉस्पिटल अच्छे नहीं है, तो इसीलिए लोग वहां से शहरों की तरफ पलायन करते हैं। दूसरा नंबर है बच्चों, जौ एक तरह का अनाज है जिसे ओट्स, जौ को तो आप ओट्स कहते हैं, जिसे कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इसकी रोटी बनाई जाती है, सत्तू बनाया जाता है और सूखा भूनकर भी खाया जाता है अपने घर में। और स्कूल में बातचीत करके कुछ और अनाजों के नाम पता करें, जैसे गेहूं है, जौ है, मक्का है, धान है, बाजरा है, ज्वार है। बहुत सारे अनाज होते हैं बच्चों। तीसरा नंबर है, गेहूं और जौ अनाज होते हैं, ये तीनों शब्द संज्ञा हैं। गेहूं और जौ अलग अलग किस्म के अनाजों के नाम है, इसलिए ये दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा है और अनाज जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार रिमझिम व्यक्तिवाचक संज्ञा है और पाठ्य पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। देखिए क नंबर है, नीचे दी गई संज्ञाओं का वर्गीकरण इन दो प्रकार की संज्ञाओं में करो। कैसे? लेह, लेह है, धातु है, शेरवानी है, भोजन है, तांबा है, खिचड़ी है, शहर है, वेशभूषा है। देखिए लेह हो गया आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेह स्थान का नाम है बच्चों। शेरवानी ड्रेस का नाम है, तांबा जो है वो धातु का नाम है और खिचड़ी भोजन का नाम है। तो ये सारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। और जो बचा जातिवाचक संज्ञा, धातु, भोजन, शहर और वेशभूषा, ये हो गया जातिवाचक संज्ञा। ख नंबर है, ऊपर लिखी हर जातिवाचक संज्ञा के लिए तीन तीन व्यक्तिवाचक संज्ञाएं सोच करके लिखिए। तो जातिवाचक संज्ञा हो गया शहर, तो उसके लिए व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया कोलकाता, पटना, चेन्नई। और देखिए दूसरा है तीन बोला है, तो आपको धातु, धातु के बारे में है तो आप लिख सकते हैं धातु में सोना, चांदी, तांबा, अभ्रक। और भोजन के बारे में भी लिख सकते हैं आप, भोजन है चावल, दाल, रोटी, सब्जी। फिर आप वेशभूषा या पहनावा ओढ़ावा के बारे में लिख सकते हैं कि टाई, कमीज, सलवार। हो गया बच्चों। अब है तुम शेर मैं सवा शेर, इस लड़की का तो सभी सभी लोहा मान गए था ना सचमुच नाले पर डाला, तुम्हें भी यही करना होगा। तुम ऐसा कोई काम ढूंढो जिसे करने के लिए सूझबूझ की जरूरत हो, उसे एक कागज में लिखो और तुम अपनी 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 चीट को एक डिब्बे में डाल दो। डिब्बे को बीच में रख कर उसके चारों ओर गोलाई में बैठ जाओ। अब एक एक करके आओ, उस डिब्बे से एक चीट निकाल कर पढ़ो और उसके लिए कोई उपाय सुझाओ। जिस बच्चे ने सबसे ज्यादा उपाय सुझाए वह तुम्हारी कक्षा का बीरबल होगा। अब एक लड़की का तो सभी लोहा मान गए, ये सारी बातें हो गई बच्चों। तो आपको देखिए क्या करना है कि अपने आप ही इसको करना होगा, जैसे गोलाई में बैठना है, सब निकालना है, तो वहां करके देखना होगा बच्चों, तब आ जाएगा। बहुत ही आसान है। दूसरा है, मंत्री ने बेटे से कहा पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। क्या मंत्री को सचमुच ये बात पसंद नहीं आई? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। मंत्री को यह बात जरूर पसंद आई होगी, लेकिन उसमें
उसके बेटे का कोई योगदान नहीं था, इसलिए उसने खुशी जाहिर नहीं की और दोबारा उन्हीं भेड़ों के साथ उसे शहर भेज दिया गया ताकि उसे अपनी होशियारी दिखाने का एक और अवसर मिल जाए। सींग और जौ है बच्चों। पहली बार में मंत्री के बेटे ने भेड़ों के बाल बेच दिए और दूसरी बार में भेड़ों के सींग बेच दिए डाले। जिन लोगों ने ये चीजें खरीदी होंगी उन्होंने भेड़ों के बालों सींगों का क्या किया होगा, अपनी कल्पना से बताइए। भेड़ों के बालों को उन्होंने ऊन बनाया होगा और ऊन से गर्म कपड़े जैसे शॉल स्वेटर जो भी होते हैं, और भेड़ों के सींग से उन्होंने सजावट की चीजें बनाई होंगी। बात को कहने के तरीके नीचे कहानी से कुछ वाक्य दिए गए हैं। इन बातों को कुछ और तुम और किस तरह से कह सकती हो। क है चैन से जिंदगी चल रही है, ख हो होशियारी उसे छू भी नहीं सकती है, और ग है मैं इसका हल निकाल देती हूँ, घ है उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। अब बच्चों इसको दो तरह से लिखना है। चैन से जिंदगी चल रही थी तो आपको ऐसे लिख सकते हैं कि जिंदगी शांतिपूर्ण ढंग से जीवन कट रहा था, शांतिपूर्ण ढंग से जीवन कट रहा था। ख नंबर है होशियारी उसे छू कर भी नहीं गई थी, तो आप लिख सकते हैं कि होशियारी उसे छू भी नहीं सकती थी। ग नंबर है मैं इसका हल निकाल देती हूँ, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि मैं इसका हल यानी उपाय बता सकती हूँ। घ नंबर है उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई, तो इसका ए भी लिख सकते हैं कि उनकी चालाकी उनके किसी काम नहीं आई। अब दूसरा है बच्चों लोनपोगार का बेटा होशियार नहीं था। क है होशियार और चालाक में क्या फर्क होता है, किस आधार पर किसी को तुम चालाक या होशियार कह सकती हो। इसी प्रकार भोला और बुद्धू के बारे में भी सोचो और कक्षा में चर्चा करो। तो देखिए बच्चों ये जो उसका बेटा चालाक नहीं था, ये तो सही बात है। होशियार शब्द का प्रयोग सकारात्मक अर्थ है, अच्छे अर्थ में होता है। इसका मतलब है समझदार होना, होशियार यानी समझदार। लेकिन चालाक शब्द का प्रयोग नकारात्मक अर्थ में होता है, यानी निगेटिव अर्थ में होता है, खराब या बुरे अर्थ में होता है। इसका मतलब होता है चतुर। अब देखिए दूसरा है आपका भोला और बुद्धू, इसी में है। तो भोला शब्द का अर्थ होता है सीधा साधा। अगर कोई व्यक्ति भोला है इसका मतलब यह नहीं कि वह मूर्ख है, वह जानकार और पढ़ा लिखा है किंतु हृदय से सीधा है। और बुद्धू का शब्द का अर्थ है मूर्ख या बेवकूफ। ख नंबर है कि लड़की को तुम समझदार कहोगी या बुद्धिमान, क्यों? तो लड़की बुद्धिमान थी, उसने अपनी बुद्धि से एक मंत्री को इतना प्रभावित किया कि उसने अपने बेटे से उसकी शादी कर दी। अब दुनिया की छत, इसको पढ़ लेते हैं बच्चों। नहीं, ये भी पेज बचा हुआ है। नाम दो। कहानी में लोनपोगार के बेटे और लड़की को कोई नाम नहीं दिया गया है। नीचे तिब्बत में बच्चों के नामकरण के बारे में बताया गया है। यह परिचय पढ़ो और नाम मनपसंद नाम छांटकर बेटे और लड़की को कोई नाम दो। देखिए लिखा है नामिया डाबा मिगमार लाखपा नुखू फुदो फुदोरजे। ये क्या है, कोई खाने की चीज या घूमने की जगहों के नाम? जी नहीं, ये हैं तिब्बती बच्चों के कुछ नाम। ये सारे नाम तिब्बत में शुभ माने जाते हैं। नाइमा नाम दिया जाता है, रविवार को जन्म लेने वाले बच्चों को मानते हैं। इससे बच्चे को उस दिन के देवता यानी सूरज जैसी शक्ति मिलेगी और जब जब उसका नाम पुकारा जाएगा यह शक्ति बढ़ती जाएगी। सोमवार को जन्म लेने वाले बच्चों का नाम डाबा रखा जाता है। यह लड़का लड़की दोनों का नाम हो सकता है। तिब्बती भाषा में डाबा के दो मतलब होते हैं, सोमवार और चांद। यानी डाबा चांद जैसी रोशनी फैलाएगा और अंधेरा दूर करेगी। तिब्बत में बुद्ध के स्त्री पुरुष रूपों पर भी नामकरण करते हैं, खासकर दोलमा नाम बहुत मिलता है। यह बुद्ध के स्त्री रूप तारा का ही तिब्बती नाम है, दोलमा। अब चलिए अगले पेज पर चलते हैं बच्चों। ये देखिए दुनिया की छत। किसी भी लोक कथा को चित्र देखिए, महात्मा बुद्ध का है
किसी भी लोक कथा को समझने के लिए उस इलाके की जलवायु, रहन सहन, खान पान और संस्कृति को समझना उपयोगी होता है। जिस इलाके में वह लोक कथा सुनाई जाती है, राग की रस्सी शीर्षक लोक कथा तिब्बत से संबंधित है, जिसे दुनिया की छत कहा जाता है क्योंकि यह बहुत ऊंचे पठार पर स्थित है। पठार जमीन के एक ऐसे भाग को कहते हैं जो मैदान से ऊंचा है और पहाड़ से नीचा होता है। तिब्बत के पठार पर खड़े खड़े हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो हिमालय का हिस्सा हैं। इन पहाड़ों की कुछ खासियत यह है कि ये कई रंग के हैं, भूरे, लाल, पीले, बैंगनी, गुलाबी, गेरुआ और हरे। ठीक वैसे ही जैसे छोटे बच्चे अपने चित्रों में मन चाहे रंग भर देते हैं। इन पथरीले पहाड़ों में तरह तरह की मिट्टी और खनिज पदार्थ हैं। सूरज की बढ़ती और घटती किरणों के पड़ने से वे पहाड़ अनोखे रंगों में चमक उठते हैं। तिब्बत की हवा में नमी बहुत है कम है, इस वजह से यहाँ बरसात और बर्फबारी कम होती है। खुश्क मौसम में पेड़ पौधे बहुत नहीं होते। तिब्बत का पूर्वी भाग ही ऐसा है जहाँ घने जंगल पाए जाते हैं। उन जंगलों में पेड़ पौधों, पशु पक्षियों की दुर्लभ किस्में मिलती हैं। तिब्बत की मिट्टी कहीं रेतीली है, कहीं लाल पीली तो कहीं काली। तिब्बत में लगभग 1500 झीलें हैं। ये झीलें बनती हैं पहाड़ों की बर्फ पिघलने से। इनमें मानसरोवर झील का बहुत नाम है। यहीं से सांगपो यानी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। अब बच्चों प्रश्न आएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं, तो सांगपो भी कहते हैं। कच्छ काफी ऊंचाई पर बसा होने के कारण तिब्बत बहुत ठंडा प्रदेश है। यहाँ की सर्दी का हाल मत पूछो, ऐसा लगता है जैसे किसी ने फ्रीज में डाल दिया हो और ऊपर से तेज ठंडी हवा चल रही हो। इसलिए वहाँ के लोग हमेशा भारी भरकम गर्म कपड़े पहने रहते हैं। तिब्बती लोगों की घर बनाने की कारीगरी अनोखी है। यहाँ लकड़ी के बने हुए बहुमंजिला घर हैं। लोग अब पत्थर, मिट्टी और सीमेंट के घर भी बनाने लगे हैं। देखिए, घर भी बनाने लगे हैं। खिड़कियां भी अधिक बनाई जाती हैं ताकि सूर्य की ढेर सारी रोशनी घर के अंदर आ सके। भूकंप से बचाव के लिए दीवारें अंदर की ओर थोड़ा झुकी होती हैं। तिब्बत का सबसे बड़ा शहर है ल्हासा। 3650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यह दुनिया का सबसे ऊंचा शहर माना जाता है। कपड़ों तथा खाने पीने के लिए यहाँ का बाजार बहुत प्रसिद्ध है। ल्हासा को तिब्बतियों का दिल माना जाता है। ल्हासा ल्हासा को तिब्बतियों का दिल माना जाता है। देखिए बच्चों, ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं बच्चों, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच जाएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना ना भूले बच्चों। धन्यवाद।